मैं डॉक्टर सतीश दुबे एक विषय लेकर के कि राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। अर्थशास्त्र और राजनीति का बहुत बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। और मैं ये कहूं कि अगर दो विषयों की ज्यादा मैं चर्चा करूं, एक भूगोल और एक अर्थ, कि अगर राजनीति शास्त्र अपने सारे अन्य विषयों के साथ जो संबंध है उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण मैं नाम लूं तो दो विषय हैं, एक भूगोल और एक अर्थशास्त्र। अगर दोनों में भी पहला स्थान मैं दूं तो अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक तत्व, धन, मुद्रा, बैंकिंग, कर, वस्तुओं का विनिमय, वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाना, ये जो सारी आर्थिक गतिविधियां हैं, ये अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। और इनका राजनीति से बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत ही मजबूत संबंध है। आज हम उसी विषय से आपके साथ चर्चा करने पे आए हैं कि राजनीति का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि राजनीति अर्थशास्त्र पे कैसे निर्भर है। फिर हम आपसे बताएंगे कि अर्थशास्त्र राजनीति पे कैसे निर्भर है। पहला, कोई भी राजनीतिक संस्था हो, उसका विकास, उसका दायरा, उसका आकार, उसकी सफलता, ये सब कुछ आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करती है। ब्रिटेन में 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी में एक औद्योगिक क्रांति हुई। शुरुआत तो 14वीं शताब्दी से शुरू हो गई थी, लेकिन 15वीं, 16वीं शताब्दी में बहुत गति पकड़ा ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में एक बड़ा मध्य वर्ग आया। बड़ा मध्य वर्ग आने से बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या के जीवन स्तर में, सोच में, शिक्षा में और विशेष करके राजनीतिक अधिकारों को पाने में उनकी रुचि बढ़ी। और धीरे धीरे जो राजतंत्र का सांचा वहां लोकतंत्र के सांचे में शामिल हुआ। बाहर से आज भी ब्रिटेन में राजतंत्र है और अंदर अंदर सब कुछ लोकतंत्र है। तो जो राजतंत्र का स्वरूप लोकतंत्र के सांचे में आया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था वहां की बड़ी संख्या में लोगों के आर्थिक जीवन में उन्नति होना। और लोकतंत्र की संस्थाएं वहां बहुत मजबूत हुई। धीरे धीरे संसद मजबूत हुआ, जन अधिकारों में मजबूती आई, लोगों में बड़े पैमाने पर राजनीतिक चेतना आई, राजनीतिक दलों का विकास हुआ, इत्यादि इत्यादि, जिसकी हम विस्तार से चर्चा ब्रिटेन के संविधान के समय कभी करेंगे। तो आर्थिक तत्वों के नाते राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति, उनका विकास और उनकी मजबूती मिलती है, पहली बात। दूसरा, कि राजनीतिक तत्वों ने राज्य के वैदेशिक नीति, विचारधारा, उनके देश के साथ दूसरे देश के संबंधों को तय करता है। हम ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई 15वीं, 16वीं शताब्दी में, हालांकि उसकी शुरुआत मैंने आपसे कहा 14वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी, तो ब्रिटेन को बड़े पैमाने पर अब कच्चा माल चाहिए था। और उस कच्चे माल से बने सामानों को खपाने के लिए दुनिया में मार्केट चाहिए था, बाजार चाहिए था। भाई कितना ब्रिटेन खपाएगा? हम अपने घर बहुत सारा सामान पैदा कर लें तो कितना अपने मोहल्ले में और घर में, टोले में खपा पाएंगे? हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो पूरा ब्रिटेन माल से भर चुका था, उत्पादित वस्तुओं से भर चुका था। उनको नए बाजार की आवश्यकता थी। और उन
वस्तुओं को बनाने के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी, रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता थी, तो ब्रिटेन की कंपनियां, लोग बाहर निकले और उसी क्रम में व्यापार करने के लिए भारत आ गए और दुनिया के तमाम देशों में गए, बहुत सारे देशों में गए वो व्यापार करने और वहां की परिस्थितियों का लाभ उठा के शासन सत्ता में आ गए। साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। लेनिन ने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। उपनिवेशवाद, साम्राज्य अपना बढ़ाना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, संरक्षित करना, विस्तार करना साम्राज्यवाद है। इसकी फिर मैं कभी चर्चा विस्तार से करूंगा कि साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेश क्या है, लेकिन आप यहां संक्षेप में समझें कि अपने हितों के लिए दुनिया के दूसरे देशों को अपने नियंत्रण में लेना, उनका शोषण करना, उनके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लेना, शासन सत्ता स्थापित कर लेना, उनसे लाभ ले लेना साम्राज्यवाद या पूंजीवाद है। साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद है। यह पूंजीवाद के नाते आया। अगर ब्रिटेन में पूंजी बहुत मजबूत नहीं हुई होती तो वो दुनिया के देशों में नहीं निकले होते व्यापार करने। एक तो उनको वहां से कच्चा माल सस्ता मिल गया, पहले पैसा दे के मिला, फिर बाद में शासन सत्ता में आने के बाद लाठी के बल पे, तलवार के बल पे वो शोषण करने लगे और उनको अपना एक मार्केट चाहिए था। भारत पहले से ही बड़ा समृद्ध था अपनी वस्तुओं को बनाने, उत्पादित करने में, लेकिन वो आने के बाद पूरा यहां की व्यवस्था को तहस नहस कर दिए। कहते हैं ढाका के, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि ढाका का मलमल अंगुली के अंगूठी से निकल जाता था पूरा का पूरा थान। हमें क्या जरूरत थी ब्रिटेन के बने माल को लेने के लिए? लेकिन पहले तो वो बड़े उदारता से, बड़े विनम्रता से आए व्यापार करने और बाद में ताकत के बल पे, शासन सत्ता के बल पे सारा तहस नहस किए। ये जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की विचारधारा पूरी दुनिया में आई, फ्रांस में आई, ब्रिटेन में आई और तमाम औपनिवेशिक क्षेत्रों की स्थापना की गई, तमाम यूरोपियन देशों में इसका एक बहुत बड़ा कारण था औद्योगिक क्रांति। उनकी अर्थव्यवस्था में, उन देशों में सुधार हुआ, नए नए खोज हुए, आविष्कार हुए, वस्तुएं बने। अगर उनके यहां आर्थिक स्थितियां मजबूत नहीं हुई होती तो ऐसा नहीं हुआ होता, इतने पैमाने पर नहीं हुआ होता। और यही एक चीज और आपको बता दूं कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में अगर ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर नहीं हुई होती तो शायद भारत की आजादी में थोड़ा समय और लग गया होता। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के दूसरे देशों के साथ क्या संबंध होगा उसे तय करती है। तीसरा, आर्थिक परिस्थितियां शासन व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जो प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक दुनिया की महाशक्ति हुआ करता था। इतनी स्थिति खराब हो गई कि लोगों को सामान्य भोजन के लिए भी लाने पड़ने लगे। आर्थिक संकट घर आया और पूरी दुनिया में आपको मालूम है कि 1930 में आर्थिक संकट आया। कितनी लोकतंत्र की सरकारें ध्वस्त हो गईं, जनता की इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाई। सरकारें बार बार बदलना, चुनाव होना, उसमें बहुत सारे चरण ऐसे आए कि जिनका लाभ उठा करके साम्राज्यवादी शक्तियां सत्ता में आई। अगर जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब नहीं हुई होती तो शायद हिटलर नहीं आता 1933 में, जनवरी 1933 में। मुसोलिनी 1922 में नहीं आया होता इटली में। इटली जीता था प्रथम विश्व युद्ध में, जीते हुए पंक्ति में खड़ा था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे देशों में साम्राज्यवादी शक्तियां आईं, उनका विस्तार हुआ, उनको मजबूती मिली, जिसका परिणाम हुआ दूसरा विश्व युद्ध हुआ। लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ा कारण था आर्थिक तत्वों का। अमेरिका के राष्ट्रपति तत्कालिक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब आर्थिक मंदी के समय न्यू डील पॉलिसी लेके आए, नवनिर्माण नीति, न्यू डील पॉलिसी, नवनिर्माण नीति इतनी सफल हुई अमेरिका में,
इतनी सफल हुई उनका यह नीति कि 4 बार राष्ट्रपति वो निर्वाचित हो गए, इतनी लोकप्रियता बढ़ गई। अगर आर्थिक रूप से उनकी नीतियां सफल नहीं हुई होती तो इनकी इतनी लोकप्रियता अमेरिका में नहीं हुई होती। हालांकि बाद में उसमें संविधान में तमाम परिवर्तन किया गया कि भाई इससे अधिक न हो, अब 2 बार से अधिक वहां कोई प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है, लेकिन उतनी उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। मैं इसकी चर्चा फिर कभी करूंगा अमेरिकी संविधान पढ़ाते समय। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा शासन का जो मॉडल है लोकतंत्र, वो बहुत सफल है। स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र सफल है, जर्मनी में लोकतंत्र सफल है, ब्रिटेन में लोकतंत्र सफल है, दुनिया के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र सफल है। और इससे बढ़िया कोई शासन का मॉडल भी नहीं मिल सकता है, ये सभी ने स्वीकार किया है। दुनिया के बहुसंख्यक चिंतकों ने, विचारकों ने इसे माना। इसकी सफलता के पीछे उस देश की आर्थिक परिस्थितियां हैं। नेहरू जी कहा करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि भूखे के मत का कोई मूल्य नहीं होता है। जब आदमी भूखा है तो कितनी अपनी राजनीतिक विचारधारा पैदा करेगा, कितनी अच्छी सरकार चुनेगा, कितनी अच्छी अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा, क्या राजनीतिक संस्थाओं के प्रति उसका लगाव होगा, कैसे अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। जिन देशों में गरीबी है और गरीबी होने से, आर्थिक स्थितियां खराब होने से वहां बहुत सारी समस्याएं आके पैदा हो जाती हैं और सही तरीके से लोकतंत्र का विकास नहीं हो पाता है। जब मैं लोकतंत्र पढ़ाऊंगा तो इसकी चर्चा करूंगा। मुझे तो बहुत सारी चीजें आपके साथ लेके आना है, बस आपका सहयोग मिले। मैं विद्यार्थियों के एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट को जहां आप कहेंगे। बहुत सारे देशों में लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है। आप नेपाल ले लें, मेरा पड़ोसी देश है, मैं बहुत जाता हूं नेपाल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा पड़ोसी देश है, मित्र देश है। नेपाल में लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहे हैं। लगभग 10 सालों में उतने ही लगभग प्रधानमंत्री चेंज हो गए। लगभग इन 10-15 सालों में 10 प्रधानमंत्री चेंज हो गए। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। कोई दुनिया का देश, उसके राजनीतिक चाहे जितने अच्छे हों, चाहे जितने, अगर कहीं ऊपर से कोई फरिश्ता बुला लिया जाए शासन करने के लिए, अधिकारीगण भी अच्छे हो जाएं, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं होंगी तो राजनीति कभी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि राजनीति की सफलता के लिए आर्थिक तत्व मजबूत होने चाहिए। अरे भैया, आपको पुल बनवाना है, स्कूल खुलवाने हैं, सड़कें बनवानी हैं, बिजली लानी है, भजन गाने से तो आएगा नहीं, आएगा आर्थिक तत्वों से। तो आर्थिक तत्व पर बहुत अधिक निर्भर है राजनीति। तो चलिए, बहुत चर्चाएं हुई कि राजनीति आर्थिक तत्वों पर निर्भर है, उसकी सफलता असफलता निर्भर है, शासन व्यवस्थाएं निर्भर हैं। अब हम थोड़ी चर्चा कर लें कि अर्थशास्त्र कैसे निर्भर है राजनीति पे। देखिए, किसी भी देश की चाहे जितनी अच्छी आर्थिक स्थिति हो, लेकिन जब तक राजनीति पारदर्शी नहीं होगी, नेतृत्व मजबूत नहीं होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा, नीतियां अच्छी नहीं होंगी, पारदर्शी नहीं होंगी, आसान नहीं होंगी, योजनाओं को बनाने में, क्रियान्वयन कराने में, जनता तक ले जाने में अगर वो अच्छे नहीं हो पाएंगे तो कभी भी वह देश आर्थिक संसाधनों के होते हुए भी सफल नहीं हो पाएगा। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण भारतवर्ष है। भारतवर्ष में आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं है जितना आज भारतवर्ष अपनी सफलता नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है कि हमारे बहुसंख्यक राजनीतिक भ्रष्ट हैं। बहुसंख्यक की बात मैं कर रहा हूं, सब की बात नहीं कर रहा हूं। या उनका नेतृत्व कमजोर है, या उनके अंदर समझदारी की कमी है, या उनका प्रभावशाली प्रभाव नहीं बन पा रहा है, या वो ठीक से चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, अपनी नीतियों को जनता तक नहीं ले जा पा रहे हैं, ले जा रहे हैं तो लागू नहीं करवा पा रहे हैं, लागू करवा रहे हैं तो निष्पक्षता नहीं आ पा रही है, कुछ तो दिक्कत है। और इसका सारा फायदा नौकरशाही और अधिकारीगण उठा रहे हैं।
और ये नौकरशाही और अधिकारी 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में, विद इन 2 डेज। जैसे गांधी जी ने कहा था कि स्वराज विद इन 1 ईयर, वैसे 2 दिन में ठीक होंगे अगर राजनीतिक अच्छे हो जाए। क्योंकि राजनीतिक नौकरशाही को चलाते हैं, नौकरशाही राजनीतिक को नहीं चलाती है, और अगर चला रही है तो दुर्भाग्य है। हमारे देश में तो नौकरशाही राजनीतिकों को चला रहे हैं। अगर राजनीति में दमदारी आ जाए, कानूनों का सख्ती से पालन हो, न्याय की अच्छी व्यवस्था आ जाए, पारदर्शिता आ जाए, तो कम अगर आर्थिक स्थिति है तो भी देश एक समृद्धि की तरफ जा सकता है, अपने आर्थिक संसाधनों को खोज सकता है, अपने आर्थिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकता है, अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत कर सकता है। एक दिन एक खबर आई थी कि वर्तमान केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ सिर्फ इस नाते बचा लिए कि उन्होंने आधार को लिंक कर दिया योजनाओं से, और जो पैसा इधर उधर जा रहा था दाएं बाएं वाला, वो रुक गया। अब आप सोचें कि भारत की कुल जीडीपी 200 लाख करोड़ है, और 2 लाख करोड़ बचा लिया सिर्फ। एक राजनीतिक मजबूती से, दमदारी से, नेतृत्व की सफलता से 2 लाख करोड़ बच सकता है। तो अगर और ज्यादा मजबूती, और ज्यादा दमदारी, और ज्यादा शक्ति आ जाए, और ज्यादा पारदर्शिता आ जाए, और ज्यादा भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए राजनीतिक व्यवस्था, तो भारत कहां जा सकता है, कितने लोगों के सपनों को पूरा किया जा सकता है। मैंने अपने आंखों से देखा है, भारत ने प्रशासनिक व्यवस्था के लूट खसूट को एकदम बिल्कुल करीब से देखा है। एक अध्यापक के रूप में, एक नागरिक के रूप में। आज नौकरशाही, पूरी नौकरशाही भारतवर्ष की लगभग, कुछ को छोड़ दिया जाए तो बहुसंख्यक अपने कर्तव्य से हटे हैं, जिम्मेदारियों से हटे हैं, लूटने में लगे हैं। इसे ठीक करना होगा तो राजनीति को अच्छा होना होगा, और अगर ये राजनीति अच्छा होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो अर्थशास्त्र राजनीति पे बहुत कुछ निर्भर है। इसी के साथ साथ युद्ध हो जाए, युद्ध होना राजनीतिकों का कार्य है। अगर राजनीतिक हमारे बहुत सफल हैं, बहुत प्रभावी हैं, बड़े योग्य हैं, बड़े दक्ष हैं, तो युद्ध को टाल ले जाएंगे। युद्ध होना मतलब राजनीति की असफलता, और युद्ध से बहुत असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। भारत ने 62 का युद्ध किया, उसके पहले तुरंत आजाद हुआ था, कबलियाइयों के भेष में पाकिस्तानी सेना हमला की, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई। 62 में चीन ने हमला किया, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई। 71 के पाकिस्तान युद्ध, ये जो युद्ध होते हैं ये किसी देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देते हैं, और युद्धों को रोकना राजनीतियों की जिम्मेदारी है, उनकी सूझबूझ है, उनका नेतृत्व है। इस नाते अर्थशास्त्र राजनीति पे निर्भर है। तो काफी चर्चाएं हुई अर्थशास्त्र और राजनीति पे, लेकिन ये भी समझिएगा कि दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। अर्थशास्त्र पदार्थों का अध्ययन करता है, इस नाते वो विज्ञान पद्धति के ज्यादा करीब है, और मनुष्य का अध्ययन करने वाला, उसके राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करने वाला राजनीति शास्त्र में हम देखें तो दोनों तरह के अध्ययन हैं, वैज्ञानिक भी, दार्शनिक भी, तो दोनों में अंतर है। अर्थशास्त्र में हम प्राइस की बात करते हैं, PRIC, प्राइस, कीमतों की बात करते हैं, और राजनीति में हम मूल्यों की बात करते हैं, वैल्यू, VALUE, वैल्यूज की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। कभी हम मानवीय मूल्यों पे आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मेरा अभी इतने ज्यादा टॉपिक आ रहे हैं कि अपने मुख्य विषय से हट जाना पड़ेगा। तो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में बहुत अंतर भी है, लेकिन बहुत गहरा संबंध है। इसी के साथ जय हिंद, फिर अगले वीडियो के साथ।